जी नमस्कार अंगद जी, नमस्कार। कैसे हो? गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से ज़रा ग्रुप में सबको इंटीमेट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से ज्वाइन करें सब। हम भी ठीक हैं अंगद जी, बिल्कुल फिट एंड फाइन। या गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीष। चलिए जल्दी जल्दी करिए, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। या गुड इवनिंग बच्चों मन। Study life, you are not hearing, actually I am not saying anything right now। जब मैं बोलूँगा तभी सुनाई देगा आपको। चलिए, क्या हुआ, आज कहाँ चले गए सभी लोग? इतने कम कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस हाई रहेगी, आप लोग यहाँ पे एक्टिव रहेंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग, तो थोड़ा सा एक पढ़ाने का जो होता है ना, अंदर से एक एक बूस्टअप मिलता है। लेकिन इतनी फिर अटेंडेंस जो है आप लोगों की कम होने लगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ और फिर अटेंडेंस कम होने लगती है यहाँ पे। या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देखें यहाँ पे आज जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपके साथ एक बार बता दूं पहले कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड बार के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। जो उसमें कंपाउंड स्ट्रेसेस में हम लोग फोर्सेस के एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे P1 और P2 हमें फाइंड आउट करना रहता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज इसमें थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग देखें कि क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो देखें ज़रा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज, और ठीक है अंगद, कर देंगे उसको, डिस्क्राइब कर देंगे अभी आपको। इट कैन बी डिफाइंड as the ratio of ultimate stress
स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। है ना, ये आप लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट कैन बी डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अब हम लोग यहाँ पे दोनों ही चीज़ें देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस, इन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले इसको आप लिख लीजिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का क्या मतलब है? एनीवन इफ यू? अल्टीमेट स्ट्रेस का क्या मतलब है कि जैसे कोई मटेरियल आपने लिया, उस मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस सहने की क्षमता, है ना, किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस सहने की जो क्षमता होती है दैट इज नोन एज अ अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग कहते हैं। और वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है कि जिस स्ट्रेस के ऊपर हमने किसी भी वस्तु का डिज़ाइन किया है या जो हम मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं आफ्टर डिज़ाइनिंग, वो कितने स्ट्रेस के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ योर वर्किंग स्ट्रेस। तो देयर इज a quite a bit of difference between the ultimate stress and the working stress. Let us suppose कि आपके पास एक चेयर है, एक आपके पास ये चेयर है, ठीक है, और इस चेयर पे सपोज करिए कि एक 100 kg का, अगर 100 kg का कोई इंसान बैठता है तो ये क्या होता है, आपका चेयर नहीं टूट रहा है। सपोज करिए कि 100 kg का इंसान इस पे बैठ रहा है तो इसका नहीं टूट रहा है। जो कंपनी ने हमसे बोला है कि 100 kg का आदमी इस पे बैठ सकता है, लेकिन 102 kg का आदमी बैठेगा तो ये टूट जाएगा, ऐसा दुकान वाले ने हमसे बोला है, ठीक है। तो कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ पर्सन हैविंग अ वेट ऑफ 100 kg एंड 102 kg? क्या आप किस दो व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, एक का वेट 100 kg और एक का वेट मास मतलब हम लोग कह सकते हैं भार, जो अगर 102 kg है, तो क्या आप उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? बताइए जरा सभी लोग मुझे, क्या आप लोग बता पाएंगे कौन जो है 100 kg का है, कौन जो है 200 kg का है? अमित, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मेरे जीजा जी जो हैं 120 किलो के हैं। बताइए, ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल काम है कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए बेसिकली। तो आप हर समय वहाँ पे वेइंग मशीन लेके बैठोगे तो नहीं कि जब कोई चेयर पे बैठने वाला आए तो पहले उसका वेट हम कर लें फिर उसको चेयर पे बैठाएं, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि अगर कंपनी ने कहा है कि ये चेयर 102 kg का अगर इंसान बैठता है तो ये टूट जाएगा, ऐसा कंपनी ने बोला है, कंपनी ने नहीं बोला, ये ऐसा डिजाइनिंग है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि 102 kg का अगर आदमी बैठेगा तो ये टूट जाएगा, राइट। तो वर्किंग स्ट्रेस, तो हमारे पास जो आपका जो शोरूम वाला जो है, जो पर्सन जहाँ से आप चेयर खरीद रहे हो, वो आपसे बोलेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 kg, है ना, 70 kg वेट को सह सकता है, मैक्सिमम 70 kg वेट ये सह सकता है। तो अब आपसे कहा जाए कि एक आदमी 70 kg का है, एक आदमी 102 kg का है, तो आप क्या इनके बीच में डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताइए, 70 और 102 तो समझ में आ जाएगा ना? ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ से कि एक आदमी 70 kg का और 102 kg का है, तो ये वाला आपका कितना हो गया? ये हो गया वर्किंग,
है ना, जितना पे वर्किंग है, और ये वाला क्या हो जाएगा, दैट शुड बी द अल्टीमेट, ये आपका मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम वो इतना सह सकता है, लेकिन अगर उससे कम पे हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं, जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो अल्टीमेट पे डिजाइन नहीं करते हैं, हम डिजाइनिंग किस पे करते हैं, हम डिजाइनिंग करते हैं वर्किंग स्ट्रेस पे, है ना, वर्किंग स्ट्रेस पे। तो यही होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस कितने का है, 32 kg का है, 32 kg का है। तो जब ये 32 kg का यहाँ पे आपके पास एक तरह से क्या है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि कोई आदमी, कोई इंसान आपके पास जो है सपोज कि 70 की बजाय 80 का भी हो जाए, 82 का भी हो जाए, तो उतना तक आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा, चेयर आपका नहीं टूटेगा, है ना। और उस केस में आप क्या कहोगे, कहोगे कि मेरा चेयर तो बहुत मजबूत है, क्योंकि दुकान वाले ने तो आपसे कहा था कि 70 kg पे टूट जाएगा, लेकिन आपका 80 पे भी नहीं टूटा, तो आप कहोगे कि मेरा चेयर बहुत मजबूत है, ये चीज आप बोलोगे। तो यही आपके पास जो आप अपने हैंड में कुछ सेफ्टी जो यहाँ पे रखते हो, दैट इज कॉल्ड योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यही जो रेशियो होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का, जितना आपका मैक्सिमम है और जितना पे आप वर्क कर रहे हो, दोनों का जो रेशियो आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आया समझ में सभी लोगों को? अरे यतेंद्र सर थैंक यू, थैंक यू, कैसे हैं? हैप्पी टीचर्स डे सर। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स लिख के बता दीजिए, सबको अगर समझ में आ गया तो। बी फास्ट। चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। The magnitude of factor of safety, magnitude of factor of safety डिपेंड्स ऑन, अब किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, वो देखिए कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए दैट्स वेरी नाइस। पहला जो फर्स्ट फैक्टर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो होता है आपका नेचर ऑफ लोडिंग। किस टाइप की लोडिंग की जा रही है। नेचर ऑफ लोडिंग का मतलब क्या हो गया, लोडिंग मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग की अगर हम बात करें तो एक आपका क्या हो सकता है, ग्रेजुअल लोड हो सकता है ना, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एक हो सकता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो सकता है। आपका एक सडन लोड भी हो सकता है ना, एक आपका सडन लोड हो सकता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी हो सकता है, जिसको आप धीरे 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 लोड आप बढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो नेचर ऑफ लोडिंग कैन ऑल्सो अफेक्ट द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। दोनों ही चीजें आपको अफेक्ट करेंगी, और किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, कितना अफेक्ट करेंगी, ये आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगले सेमेस्टर में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक से कम होगा या एक से ज्यादा होगा। इन सेवरल केसेस इट मे बी ग्रेटर देन 1, इट मे बी 2, 3 तक भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि हम कितना अपने आप को सेफ लेकर के चल रहे हैं, कितना हम लोग सेफ लेकर के चल रहे हैं, दैट इज अ थिंग। उसके बेसिस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड करते हैं। दूसरा, होमोजेनिटी ऑफ द मटेरियल, homogeneity of the material. Third one,
डिग्री ऑफ सेफ्टी यानी किस हद तक आप वहां पे सेफ्टी आपको चाहिए, डिग्री ऑफ सेफ्टी डिजायर्ड, है ना, कितना आपको वहां पे सेफ्टी देने की आपकी जरूरत है, आप कितना देना चाहते हैं। एंड डिग्री ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड, ठीक है, डिग्री ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड, दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है। ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड बार की। कंपाउंड बार बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा ये टेढ़ा टॉपिक है, लेकिन मैं उसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पे बताता हूँ जिससे आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, एक हम डायग्राम बनाते हैं पहले, एक कंपाउंड बार का पहले हम डायग्राम, थोड़ा ये टेढ़ा हो रहा है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये हमने लिया यहाँ पे, ये देखिए एक हमारे पास ये है, ये हमने लिया, ये लिया आपने, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे सेम टाइप के हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये मटेरियल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो ये वाला कलर है ये सेम टाइप के मटेरियल्स के लिए हमने यूज़ किया है। या थैंक यू साहू, थैंक यू, राइट। एंड यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ भी एक टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये हमने लगाया एक टेंसाइल फोर्स इधर की तरफ P, और ये इधर की तरफ आपके पास P फोर्स लग रहा है। ये ऊपर की तरफ, ये हम ऊपर की साइड में जो फिलिंग की गई है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, ये अलग टाइप के मटेरियल्स की फिलिंग की गई है, और जो ये है ये इसके अंदर ये कुछ अलग टाइप की मटेरियल्स की फिलिंग की गई है। ये हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज़ अ फर्स्ट टाइप, ये आपका, इसको हमने 1 नाम दे दिया, ठीक है, ये वाला आपका 1 हो गया, ठीक। और ये जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया इसको हमने 2 नाम दे दिया। देखिएगा, इसका हम आपको एक लाइव आपका एग्जांपल हम बताएं जो आप लोग अपने दिनचर्या के जीवन में भी इस चीज़ को देखते होंगे कि जब घर बनता है तो आप याद करिए कि पिलर वहाँ पे दिया जाता है,
तो जब पिलर दिया जाता है जो चारों तरफ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रॉड से ऐसे बांध देते हैं ना, ऐसे रॉड से बंधा रहता है। और इसमें किस तरीके की फिलिंग करते हैं, इसमें गिट्टी बालू सीमेंट सभी चीज़ों की फिलिंग करते हैं। तो ये जो अंदर हमने फिलिंग किया है दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, और जो बाहर आपके पास ये जो रॉड लगे हुए हैं ये आपके क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं कि किस तरीके से होगा। कंपाउंड बार किसको कहते हैं, लिख लीजिए। बार बार consisting of two or more bars of different material different materials in parallel is known as composite or कंपाउंड बार हम लोग उसको कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई भी एक बार है कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट बार्स, एक आपने पिलर बनाया है ना, तो दो या दो से अधिक बार से मिल करके, दो अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिल करके अगर वो आपका पूरा बन रहा है तो दैट विल बी नोन एज अ कंपोजिट बार। अब इस यहाँ पे इसको हम मैथमेटिकली अगर देखें, एक सॉलिड बार हम लोग ले लेते हैं, इन्हें हॉलो ट्यूब में हम ले देखें, जिसमें वन आपको 1 और 2 डिनोट्स द सॉलिड बार एंड द हॉलो ट्यूब। ये 1 जो है 1 और 2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सॉलिड बार, और हॉलो ट्यूब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम वी कैन से कि जितना जो फोर्स आपका इसमें होगा इस वाले में और ये ऊपर वाले में जिसमें 2 लिखा हुआ है, ये पूरा जो P फोर्स है ये दोनों मिल करके क्या करेगा, उनको दोनों बार्स, दोनों अलग अलग टाइप के जो मटेरियल हैं दोनों मिल करके उस पूरे फोर्स को बियर करेंगे। दैट मीन्स वी कैन से कि टोटल जो P है दैट P शुड बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ये पूरा लोड जो है उनके द्वारा यहाँ पे सस्टेन किया जाएगा। तो ये 1 वाला जो हमने लिखा था इसने P1 लोड सस्टेन किया, और 2 वाला क्या है, दैट सस्टेन्स द P2 लोड, है ना, वो आपका P2 लोड सस्टेन किया। दैट मीन्स कि P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 1 आपका P हो जाएगा। देन वी विल बी हैविंग अ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या कहता है, ये क्या कहता है कि द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार मस्ट बी इक्वल। दैट मीन्स कि हमारा ये कहेगा कि डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2, यानी जितना डिफॉर्मेशन आपका बार 1 में हुआ है उतना ही डिफॉर्मेशन आपका बार 2 में भी होगा। दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो आपने डेल्टा L का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वो क्या होता है, P1L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 इंटू E1 दैट इज इक्वल्स टू P2L अपॉन एरिया ऑफ 2 इंटू E2। E1 और E2 इसलिए कि दोनों ही मटेरियल वहाँ पे आपके डिफरेंट हैं। तो जब मटेरियल डिफरेंट होंगे, जब मटेरियल आपके डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस भी उनका डिफरेंट होगा, है ना, यंग्स मॉडुलस भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हम P1 का मान निकालें तो P1 बराबर P2 इंटू A1 इंटू E1
डिवाइडेड बाई A2 इंटू E2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका P1 का मान आ गया। अब इस P1 के मान को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, P1 के मान को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। Putting the value of P1 in equation 1 we get, हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए अब ज़रा, P इक्वल्स टू P1 का मान हमने रखा P2 इंटू A1 E1 और डिवाइडेड बाई A2 इंटू E2 और प्लस P2। तो इसको सॉल्व करें हम तो P2 A1 E1 प्लस P2 A2 E2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू E2 आ जाएगा। ठीक है, A2 इंटू E2 आ जाएगा और यहाँ से P2 का मान आपका क्या आएगा? P इंटू A2 E2 डिवाइडेड बाई A2 E2 डिवाइडेड बाई ये आपका आ गया A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है, E2 E2 ये मान P2 का उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास P1 का मान आ जाएगा एंड दैट P1 शुड बी इक्वल्स टू P A1 इंटू E1 डिवाइडेड बाई A1 E1 प्लस A2 E2। ये ज़रा सभी लोग देख करके बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। चलिए एक बार सभी लोग बता दीजिए, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन? अभिषेक क्या कह रहे हो? वन मोर बताइए, इसमें कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। चलिए फिर आगे बढ़े। लास्ट वाला बता दें आपको। देखिए अभिषेक, लास्ट वाले में ये है कि हमने यहाँ पे मान रखा था P1 का, ये रखा, एलसीएम लेकर के जस्ट हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लिया आपने, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से P2 कॉमन ले लीजिए, इस ऊपर वाले इक्वेशन में से इसमें से P2 कॉमन ले लीजिए, है ना। P2 आपने कॉमन ले लिया तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने P2 निकाल लिया और ये P2 का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, P2 का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको पुट कर देंगे तो यू विल गेट योर द वैल्यू ऑफ P1। ठीक है, तो इस तरीके से हम P1 और P2 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग कि
टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेसेस देखिए, सपोज दैट कि यू हैव a rod like this, एक रॉड है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये रॉड है किसका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का आपका रॉड है। इसकी लंबाई आपको दी हुई है कितनी, इट्स लेंथ इज गिवन एज L, ठीक है। इसकी लंबाई आपको L दी हुई है। रेडियस इसका मान है, या वी कैन से कि डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर इज गिवन एज D, डायमीटर इज गिवन एज D। ध्यान से समझिएगा इसको कि हमने एक रॉड लिया है जिसकी लंबाई L है और उसका डायमीटर क्या है, D है ना, उसका डायमीटर D है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग दिस रॉड। इस रॉड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हम रॉड को हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा रॉड के अंदर, जरा ये मुझे बताइए आप लोग। जब हम रॉड को हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे रॉड के अंदर, आप वो बताइए मुझे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के जवाब का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। मोलेकुल्स दूर होंगे और टेम्परेचर तो राइज करेगा ही, वो तो हम कर ही रहे हैं राइज। लेंथ विल इंक्रीज, बिल्कुल इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। तो स्ट्रेस कितना यहां पे लगेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन दिस कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन दिस कंडीशन, बताएं जरा सभी लोग कि स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी इस कंडीशन में। और यहां पे हम, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगा। स्ट्रेस का मान कितना आएगा यहां पे, एनीवन ऑफ यू? यूनिक बर्नवाल कह रहे हैं कि 0 स्ट्रेस होगा। क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं? अरे यार इतने शांत कैसे हो सभी लोग, बी फास्ट। मैं कुछ बोल रहा हूं तो यहाँ पे इंटरेक्ट करिए आप लोग, तभी मजा आता है क्लास में तभी मजा आएगा जब आप लोग इंटरेक्ट करोगे। यहाँ पे यूनिक बर्नवाल कह रहे हैं कि 0 स्ट्रेस होगा। क्या आप सभी लोग इनकी बातों से सहमत हैं? अमित का कहना है कि प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। इज इट? और कोई? चलिए, फाइटर लर्निंग जी जो है इनकी बातों से सहमत नहीं है। और कौन कौन सहमत नहीं है जरा बताइए सभी लोग।
और कौन कौन यूनिक की बातों से सहमत नहीं है? सुस्मिता पटेल कह रहे हैं कि स्ट्रेस डिक्रीज होगा। चलिए चलिए, अब आपका समय खत्म हो गया, अब हम आपको बताते हैं कि अब क्या होगा। चलिए, यूनिक बर्नवाल अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, तो देखा जाए कि उनकी बात जो है सही है या फिर गलत है, देख लिया जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप, ये आपका कॉलेज है ना। कॉलेज से आप अपने घर को जाते हैं, ये आपका कॉलेज है। कॉलेज से आपके घर की दूरी है कुछ, है ना, 4-5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 4 to 5 किलोमीटर आपके घर की दूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे जाने के लिए क्या करते हो कि यहाँ से ऑटो लेते हो। यहाँ से आपने ऑटो पकड़ा, कॉलेज से घर जाना है आपको, आपने ऑटो पकड़ा और घर की तरफ चल दिए। अब ऑटो में क्या होता है कि ये सीटिंग जो है यहाँ पे पीछे, सीटिंग कितने की है? 3 लोगों की सीटिंग है, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 लोगों की सीटिंग है। लेकिन ऑटो वाला क्या कहता है कि मैं तो 4 बैठाऊंगा, मैं 1 और बैठाऊंगा इतने में ही, है ना। तो जब ऑटो वाला इसमें 3 की जगह 4 लोगों को बैठाता है, तो अब क्या होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा झुंझलाता है, आप थोड़े से नाराज हो जाते होगे कि अरे यार जगह तो है नहीं, कहाँ बैठा लें। ऐसा होता है ना। आशुतोष अभी कॉलेज याद मत करो, अभी थोड़ा समय लगेगा, है ना। ऐसे झुंझलाहट होती है कि नहीं, जब चौथे आदमी को बैठाता है तो हम लोग ऑटो वाले से कहते हैं अरे यार जगह तो है नहीं, कहाँ बैठा लें अब। ऐसा लगता है उस समय हमारे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है, जोर पड़ता है थोड़ा सा, अरे यार जबरदस्ती बैठा रहा है इसी में, चलो जैसे भी करके धक्का मुक्की करके बैठा लो, है ना। उस समय हमारे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है, हम जो है मन से जो है खुश नहीं है, वहां पे स्ट्रेस कंडीशन में है। लेकिन अगर हम यही कहें कि ये और भी बड़ी जगह होती, कितने हो गए, 4, 5, 6 की सीटिंग है, लेकिन उसने 4 ही बैठाया है, तो आप क्या करोगे? आप आराम से फैल करके बैठोगे और जो है बिल्कुल रिलैक्स मोड में घर पहुंचेंगे। अब जो है कैसे पहुंचोगे आप? रिलैक्स मोड में पहुंचोगे। पहले कैसे पहुंचते? इस समय क्या है आपके दिमाग पे? इस टाइम पे स्ट्रेस आपके पास क्या है? 0 है, कोई स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्स है, मतलब कि स्ट्रेस आपके पास नहीं है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था? स्ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों था? बिकॉज हमें दूसरी एंड पे ये दोनों एंड एक तरह से क्या हो गए थे? कॉन्स्ट्रेंट हो गए थे। हम इसके बाहर तो नहीं जा सकते ना, इसके बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो ये दोनों साइड आपका, ये दोनों एंड आपका क्या था? फिक्स था, आप उससे दोनों साइड में बाहर नहीं जा सकते थे, तो उस समय आपके पे स्ट्रेस आया। लेकिन जिस समय दोनों तरफ आपके पास जो है एडजस्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, उस समय आप रिलैक्स मोड में गए, नो स्ट्रेसेस। सेम थिंग यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इधर की तरफ भी फैल सकता है, ये बड़ा लेंथ में जो इंक्रीज होगा इधर भी जा सकता है, है ना। बोथ एंड क्या है आपका? फिक्स नहीं है। तो जब कोई भी अगर एंड आपका फिक्स नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे स्ट्रेस आपके पास 0 रहेगा, है ना। स्ट्रेस आपके पास 0 रहेगा अगर दोनों एंड फ्री हैं तो। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है
कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर से बता देता हूं, अगर दोनों एंड आपके फ्री हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रेस आपका कब लगेगा? जब आप दोनों एंड को कर दीजिए, क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। तो चलिए हम दोनों एंड को यहां पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, दोनों एंड्स को हमने फिक्स्ड कर दिया, इधर की तरफ भी फिक्स कर दिया और इधर की तरफ भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये जब हम दोनों एंड को फिक्स कर देंगे, इन दिस कंडीशन देयर विल बी अ स्ट्रेस। ठीक है, इन दिस कंडीशन देयर विल बी अ स्ट्रेस। अदरवाइज अगर ये फ्री है तो फ्री वाले कंडीशन में स्ट्रेस नहीं होगा। आप लोग यहां लिख लीजिए, अगर फ्री टू एक्सपेंड है, फ्री टू एक्सपेंड है, नो स्ट्रेसेस विल बी देयर। अगर बोथ एंड आपका फिक्स्ड है तो स्ट्रेसेस विल डेवलप। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस का बात। अब जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब हम बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे इसकी लंबाई में जो चेंज आएगा, चेंज इन इट्स लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू एल अल्फा इंटू क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, एल अल्फा डेल्टा टी। जहां पे एल क्या है? दैट इज लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ द बार। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये आपका डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और दिस वुड बी द चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ आपने क्या निकाला? हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं जरा, वो सॉरी पूरा ही इरेज हो गया। आपने अभी यहाँ पे निकाला था कि चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एल अल्फा टी था, यहाँ पे एल अल्फा डेल्टा, एल अल्फा डेल्टा टी था। ठीक है, अगर हम इस एल को इधर लेकर के आए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एल बाई एल, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, और डेल्टा बाई एल क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेन। ये आपका स्ट्रेन के बराबर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेन इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी आपका स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है। तो अगर स्ट्रेस आपको पता करना हो, स्ट्रेस तो क्या हो सकता है? स्ट्रेन इंटू ई, दैट मीन्स कि स्ट्रेन आपका क्या है? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये आपका क्या हो जाएगा? दैट शुड बी योर स्ट्रेस। तो ये आपका स्ट्रेस का मान आ गया और ये आपका स्ट्रेन का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को?
तो ये कुछ टॉपिक्स थे आपके इस चैप्टर में, और इससे रिलेटेड हम आपसे कुछ न्यूमेरिकल और करा देंगे। एक क्लास और लेंगे जिसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि प्लीज़, मैं जो है आप सभी को पता भी है कि आई हैव अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल। मेरा जो है शेड्यूल जो होता है बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है। इवन देन मैं आप लोगों के कहने पे यहाँ पे समय निकाल रहा हूँ, और इतना कम अटेंडेंस देख करके मेरा भी मन बैठ जाता है कि जो है मैं क्लास आप लोगों के लिए समय निकाल के क्लास ले रहा हूँ, सारे एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो इतना कम अटेंडेंस है दैट रियली हर्ट्स मी। तो आप लोग अपने क्लासमेट से, अपने साथियों से कहिए कि वो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करें। इवन देन अगर मैकेनिक्स में आपको अगर प्रमोट कर भी दिया जाता है, इवन देन अगर प्रमोट कर भी दिया गया, तो जो है आगे आने वाले सेमेस्टर्स में अगर आप मैकेनिक्स नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और इनफैक्ट अगले ही सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ही आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैथ, नहीं फोर्थ में है आपके यहाँ शायद, तो थर्ड से ही आपको सब्जेक्ट्स ऐसे मिलने लगेंगे कि जिसमें मैकेनिक्स के बिना आपको बड़ी तकलीफ़ होने लगेगी। तो इसलिए मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप लोग इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक। ये चैप्टर आपका मैकेनिक्स में भी है, सोम में भी है, दोनों में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों से अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी प्रमोशन वगैरह के लिए कभी नहीं किया, बट आई एम सेइंग टुडे कि आप सभी जो है इसको जितना हो सके अपने सोशल नेटवर्किंग पे, जहाँ पे भी आप लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाटएवर, व्हाट्सएप वगैरह, तो इस क्लास के लिंक को अपने सभी साथियों के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए कि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंचे और वो लोग इसको देख करके लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको आज ही शेयर करोगे। हाँ, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है तो इट मे बी पॉसिबल कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर जगह इसको शेयर करोगे ज़रूर। अच्छा, आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव डिस्क्राइब कर दें। ठीक है अंकल जी, देखिए अगर ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है, और एक केस में आपके पास फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपने लिखा दिस इज योर टेंसाइल एंड दिस वन इज कंप्रेसिव। ठीक है, ये आपका टेंसाइल था और ये आपका कंप्रेसिव है। तो जब टेंसाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो थोड़ा सा इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इसका लेंथ पहले L था और इसमें डेल्टा L और चेंज हो गया है, तो फाइनल लेंथ इन टेंसाइल आपके पास कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। फाइनल लेंथ इस केस में L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। एंड फाइनल लेंथ इन कंप्रेशन वाले केस में अगर हम देखें तो ये टोटल लंबाई आपके पास कितनी थी, L थी। ये जो कम हुआ है ये कितना हुआ है, डेल्टा L आपका कम हुआ है। तो फाइनल लेंथ आपका कंप्रेशन में कितना बन जाएगा, L माइनस डेल्टा L फाइनल लेंथ बन जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें आपके फोर्सेस वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, अंदर की तरफ डायरेक्शन में लग रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंप्रेसिव फोर्स। और जिसमें आपके पास फोर्सेस ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ लग रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और इसके वजह से चेंजेस जो आते हैं
वो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि अगर टेंसाइल में है तो लेंथ में क्या चेंज आएगा, और यदि कंप्रेसिव में है तो उसकी लंबाई में यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग कल क्लास बंद रहेगा, मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे विद सम मोर न्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद हम लोग फिर नए चैप्टर पे आएंगे। ओके, देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट सभी लोगों को।